जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। जैसा कि दोस्त आप जानते हैं, मैं नीरज कुमार आपके लिए मैथ और साइंस ये दो विषयों का मैं अपने चैनल एनकेएस पर आपके लिए बिल्कुल मुफ्त में मैथ और साइंस का आपको पढ़ा रहा हूँ बखूबी अच्छे तरीके से। एक एक तथ्य को जहाँ पर हमारा बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों बुक हम केंद्र में लेकर चल रहे हैं। और ये हमारा साइंस का क्लास है दोस्त, और हमने साइंस का फर्स्ट अध्याय जो है दोस्त, पदार्थ, हमारे आसपास पदार्थ, उसको वो स्टार्ट हो चुका है और ये हमारा उसका सेकंड बिंदु है। तो आइए चलते हैं और समझते हैं। देखिए दोस्त, हमारा आज का टॉपिक है 1.4 एनसीईआरटी या बिहार बोर्ड में जो 1.4 है दोस्त, उसमें एक टॉपिक है। क्या है वो? है कि क्या पदार्थ अपने अवस्था को बदल सकता है। यानी कि जो भी हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा दोस्त, ठोस, द्रव, गैस, इन सभी के बारे में पढ़ा, तो हम अब इस बारे में इन पर पढ़ने वाले हैं कि कोई भी पदार्थ है किसी भी अवस्था में है, चाहे वो ठोस में हो, द्रव में हो या गैस हो, तो क्या यह अपनी किन्हीं कारणों से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो हम उनमें कुछ कारण पढ़ने वाले हैं। तो हम उन कारणों को ध्यान में रखते हुए ये देखने वाले हैं कि कोई भी पदार्थ की अवस्था है तो क्या वो अपनी अवस्था उन कारणों से बदल सकता है। यानी बदलने का मतलब ठोस द्रव में आ सकता है, क्या द्रव गैस में आ सकता है, ये प्रक्रियाएं हम समझने वाले हैं। तो आइए चलते हैं दोस्त, और आज हमारा समझने की प्रक्रिया है दोस्त। इसे हम बखूबी अच्छे तरीके से समझेंगे और नेक्स्ट क्लास में इससे बखूबी अच्छे तरीके से नोट्स लिखेंगे हम लोग। इसी तरह हमारी और भी जितने भी अध्याय रहेंगे इसी तरह चलते रहेंगे। पहले हम उन चीज़ों को समझेंगे, उसके पश्चात हम लिखेंगे। तो अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, अभी आपको सिर्फ समझना और सुनना है। तो आइए समझिए और अच्छे से सुनिए। देखिए, हम आइए दोस्त देखते हैं कि पानी की जो आपको हर जगह कहीं भी पदार्थ में जो आप नॉर्मल जो है पानी की अवस्थाएं आपको नॉर्मल कहीं भी देखने को मिल जाएगी। तो आप देखते हैं दोस्त वहाँ पर कि आप देखे होंगे आइस को, यानी बर्फ़ को देखे होंगे। वाटर तो जनरल आप यूज़ करते हैं, और वाप जब खाना बनता है तो आप वाष्प यानी वाटर वेपर आप देखे ही होंगे। तो ये तीन अवस्थाएं हैं दोस्त। ये क्या है? ये तीन अवस्थाएं हैं। किसका? पानी का। किसका? पानी का। आप देख सकते हैं कि एक अवस्था वही जो पानी है, जो दोस्त जो पानी है, एक एक स्थिति में, एक टेम्परेचर पर, एक नॉर्मल स्थिति में आप देखेंगे तो वह द्रव अवस्था में रहता है। आप देख सकते हैं ये द्रव अवस्था में रहता है। वही वाटर है दोस्त, एक अलग ही टेम्परेचर में यानी तापमान में, एक अलग ही तापमान में वो आइस यानी सॉलिड के फॉर्म में हो जाता है। आप देख सकते हैं आइस जो है एक सॉलिड के फॉर्म में आपको लग रहा है, वाटर किसके फॉर्म में लग रहा है? लिक्विड के, यानी द्रव्य के, लिक्विड के फॉर्म में लग रहा है। और एक जो वाटर है दोस्त, एक अलग ही तापमान में वह वाष्प के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपको नॉर्मल आप देख सकते हैं दोस्त कि एक पानी की अवस्थाएं हैं। अब हम इन्हीं अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जितने भी मैटर हैं उनको पढ़ने वाले हैं कि वो मैटर क्या ठोस हैं तो क्या वो द्रव में बदल सकते हैं, क्या वो द्रव में बदल सकते हैं, तो क्या द्रव से वो गैस में बदल सकते हैं। जैसे आप पानी की अवस्थाएं देख रहे हैं, उसी तरह और भी पदार्थ हैं जो इन अवस्थाओं में आपको देखने को मिलते हैं। तो आप देखते हैं दोस्त कि बर्फ़ होता है, जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है, फ्रिज में जैसे आप जमा सकते हैं, या फिर आप आइसक्रीम खाते हैं तो वो एक बर्फ़ यानी कि वाटर का ही रहता है, मिक्सचर होता है दोस्त। वो उसको एक -डिग्री टेम्परेचर पे या 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको रखा गया होता है फ्रीज़र में, या फिर आप फ्रिज देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, आपका पानी क्या जम जाता है, एक ठोस अवस्था में आ जाता है। अगर उसी को आप, जो फ्रिज का तापमान है दोस्त, तो वो अलग तापमान है आपके वातावरण के। अगर वही बर्फ जब आप फ्रिज से निकाल लेते हैं और अपने वातावरण में लेकर आ जाते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप देखेंगे कि आपका जो वातावरण, जिसमें आप वातावरण में आप रह रहे हैं, उसका टेम्परेचर फ्रिज के वातावरण से अधिक है। तो यानी कि टेम्परेचर जब अधिक हो रहा है दोस्त, तो यहाँ पर आपका आइसक्रीम या फिर जो भी आइस है दोस्त, वो पिघल कर किस में? वाटर में चेंज हो जा रहा है। किस में चेंज हो जा रहा है? लिक्विड में चेंज हो जा रहा है। अब इसको जनरल सामान्य प्रक्रिया अपने प्रतिदिन की प्रक्रिया में आप देख सकते हैं। अब आप देखेंगे दोस्त कि वहीं पर आप देखेंगे आपके घर में दीदी हो या मम्मी हो, वो जो भी हो, पुरुष हो या कोई भी हो, जो आप खाना पका रहे हैं दोस्त, आप देखेंगे तो वाटर क्या होता है,
आप देखेंगे तो वो लोग वाटर को बॉयल करती हैं, यानी उबालती हैं तो चावल पकाने के लिए। तो अब देखिएगा कि जो वाटर है वो भाप में बदलने लगता है, एक धुएं के टाइप का आपको दिखाई देगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये, तो यानी कि वही वाटर है दोस्त जिसको हम कम टेम्परेचर में यानी कम तापमान में अगर फ्रीज में रखें तो वह सॉलिड आइस बन गया। वही वाटर है अगर उसको हम टेम्परेचर अधिक दिए, टेम्परेचर बढ़ाएं, अपने गैस चूल्हे पर रखकर बढ़ाएं तो वो वाष्प में बदल गया। किस में बदल गया? वाष्प में बदल गया। तो आइए इन्हीं चीज़ों को हम समझने वाले हैं। ये हमारा थोड़ा जो पानी है, पानी की अवस्थाओं पर ये थोड़ा सा चर्चा रहा। अब इसी चीज़ पर हम पढ़ने वाले हैं। आइए समझते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आप देख सकते हैं दोस्त, एक आपको यहाँ पर क्रियाकलाप दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर पहला बिंदु हम पढ़ने वाले हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा। हम पहला बिंदु ये पढ़ने वाले हैं कि कोई भी पदार्थ है तो उसकी अवस्थाएं बदल सकता है, तो उसका एक कारण है उसका तापमान परिवर्तन। क्या एक कारण है दोस्त? हमने बताया था बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से आपको एक कारण पढ़ना है तापमान। क्या पढ़ना है? तापमान। तो आइए एक लेते हैं दोस्त, ये आप लेबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट है दोस्त। आप देख सकते हैं ये बर्नर है, ये ग्लास एक बीकर लिया गया है जिसमें जल है, ये स्टैंड लोहे का स्टैंड है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास है तभी आप ये कर सकते हैं। आप नॉर्मली आप देख सकते हैं दोस्त, आप गैस के चूल्हे पर लीजिए, पहले क्या लीजिए, किसी बीकर में, किसी पतीला में आप बर्फ़ ले लीजिए। अब क्या कीजिए कि उसका टेम्परेचर मतलब वो चूल्हा जला दीजिए। आप देखेंगे कि बर्फ़ धीरे धीरे पिघल कर अब इसमें एक टेम्परेचर, यानी ये लैब में आपका प्रयोग हो रहा है दोस्त, इसलिए इसमें क्या थर्मामीटर का यूज़ किया गया है। थर्मामीटर का क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि आप जब देखेंगे कि थर्मामीटर को ठंडे जो रहेंगे उससे क्या पता चलता है? टेम्परेचर का पता चलता है। क्या पता चलता है? टेम्परेचर का। अब वही बर्नर पर आप रखे हैं और नीचे से आग जला दिए हैं, तो आप उसमें थर्मामीटर रखेंगे तो आप देखेंगे कि पहले जो टेम्परेचर था, कुछ भी टेम्परेचर हो, पहले जो टेम्परेचर था और नीचे से आग जब जलाएंगे तो उसका धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। थर्मामीटर में शो करेगा। क्या करेगा? थर्मामीटर में दिखाएगा किस तरह टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा दोस्त, तो आप देखिएगा कि जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघलना शुरू होगा। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा तो टेम्परेचर का जो रहता है उसमें अंदर पारा जो रहता है दोस्त, वो धीरे धीरे अप होते रहेगा, यानी कि वो दिखाएगा कि कितना टेम्परेचर अभी हुआ, फिर अब उसके पश्चात कितना टेम्परेचर हुआ, ये आपको उसमें दिखाएगा। अब देखिएगा धीरे धीरे तो जो पदार्थ की अवस्था है बर्फ में था दोस्त, वह बदलकर पानी में होते जा रहा है। अब उसको लगातार आप देते जाइएगा टेम्परेचर यानी ताप बर्नर के द्वारा, तो वो अब पुनः क्या बदल जाएगा? पानी से वाष्प में बदल जाएगा। ये प्रक्रिया है, लेबोरेटरी में कर ऐसा आपको दिखाया जाता है। तो आइए इससे हम क्या सीखें ये समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम इससे क्या सीखें दोस्त? अभी जो हमने प्रक्रिया देखा, उसके बाद हमने इससे पहले पदार्थ की बर्फ़ का अवस्था के बारे में हमने चर्चा किया, तो उससे हमने क्या सीखा ये समझते हैं। देखिए, पहली बात हमने ये सीखा कि कोई भी ठोस पदार्थ है दोस्त, कोई भी ठोस पदार्थ है, उसका अगर आप तापमान बढ़ा रहे हैं तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। उसके कणों की क्या होती है? गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अब देखिए कैसे। अब जैसे बर्फ़ पहले था, बर्फ़ था, आप देखें वो उसके अगर उसके कण की गतिज ऊर्जा रहती तो वो बर्फ़ एक आकार में क्यों रहता? गतिज ऊर्जा उसका कहीं ना कहीं नगण्य है या फिर कम है। इस वजह से वो क्या है? एक ठोस एक आकृति में है, एक सीमित आकृति में है। वो क्यूब में है या किसी और की आकार में हो सकता है। तो अगर उसी को आप धीरे धीरे बर्नर के थ्रू तापमान दे रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि उसका जो आकार है वो बदल रहा है। यानी कि वो आप देखेंगे वो जो ठोस है, जो एक निश्चित आकार में था, अब वो किसी और ही आकार में तब्दील हो रहा है और एक तरल रूप में बदलते जा रहा है। तो यानी कि हमने पहला क्या सीखा कि कोई भी ठोस पदार्थ हो, ध्यान रहे, बर्फ ही सिर्फ नहीं, कोई भी आयरन भी हो सकता है या फिर कोई और भी पदार्थ हो सकता है दोस्त, जिसको हम ठोस मानते हैं। अगर उसको हम तापमान देते हैं तो उसके अंदर धीरे धीरे उसके कणों की जो होती है गतिज ऊर्जा धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती है। और हम दूसरे बात पाते हैं। देखिए क्या दिया है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, कण अधिक तेजी से कंपन करेंगे। जाहिर सी बात है दोस्त, अगर आप का जो गतिज ऊर्जा अधिक होगा, जितने गतिज ऊर्जा वृद्धि होगा, गतिज ऊर्जा में कैसे वृद्धि होगा?
क्योंकि हम तापमान बढ़ा रहे हैं। अभी आपने देखा तापमान हमने बढ़ाया, तो हम तापमान बढ़ा रहे हैं, इस वजह से गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रहा है। जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा तो जो कण है अधिक तेजी से क्या करेंगे, कंपन करेंगे। अधिक तेजी से कंपन करेगा मतलब कि जो एक कण आप देख रहे थे दोस्त, आप स्क्रीन पर देखिएगा दोस्त, ये ठोस था, जो एक कण यहाँ पर है ये कुछ इस प्रकार है, तो अब यह कण क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, यानी कि अपना जगह छोड़ रहे हैं, अपना जगह क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो अब इस अवस्था में आ रहे हैं। यही देखिए, यहाँ पर हम 6 कण लिए हैं, यहाँ पर भी हमारा 6 पार्टिकल कण है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनके बीच में कितना गैपिंग आ गया है, इनके बीच में कितना गैपिंग आ गया आप देख सकते हैं। अब यही आप लगातार करते चले जाएंगे तो इनके बीच में कुछ इस प्रकार देखेंगे रिक्त स्थान बच जाएगा, यानी कि इनके अंदर कंपन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि ये ठोस का आप कंपन देख सकते हैं, मतलब कंपन नगण्य रहता है लगभग, और द्रव में थोड़ा अपेक्षाकृत ठोस के अधिक कंपन हो जाता है, और गैस में तो बहुत ही अधिक हो जाता है। अधिक कंपन होने का मतलब उनके अंदर रिक्त स्थान ज़्यादा आ जाता है। आइए थर्ड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि ऊष्मा के द्वारा प्राप्त ऊर्जा से कणों के बीच का आकर्षण बल कमजोर होता है। अब देखिए, हम अभी तो यहाँ पर आपको दिखाएं कि बर्फ को लगातार हम क्या दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, बर्नर से लगातार तापमान दे रहे हैं। तो इनके बीच का जो ये आकर्षण बल है, ये इनके बीच का जो इन दोनों के बीच का जो आकर्षण बल है, हमने आपको बताया था पहले ही सेशन में, जो एक दूसरे को ऐसे पकड़े हुए हैं। अब हमारा तापमान क्या कर रहा है, इन दोनों को छोड़ा रहा है, इन दोनों को क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है। हम धीरे धीरे तापमान देते जाएंगे, देखेंगे ऐसे ऐसे खुलते जाएंगे, और एक ऐसा तापमान आएगा कि ये दोनों आपस में आकर्षण इनका बल है टूट जाएगा, यानी कमजोर होकर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जब यही इनका आकर्षण बल दोस्त कमजोर हो जाता है तो ये बन जाते हैं द्रव में अवस्था में हो जाते हैं, और ये द्रव अवस्था का और ज़्यादा इनका कण के बीच में आकर्षण बल कमजोर हो जाएगा और ज़्यादा दूर हो जाएंगे, तो यही हमारा गैस बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्त, गैस बन जाता है। ये आपका गैस का फॉर्म है, ये आपका द्रव्य का फॉर्म है, ये आपका ठोस का फॉर्म है, आप देख सकते हैं दोस्त। अब आइए तीसरा बिंदु हमारा क्या कर रहा है, अंततः कण स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। ऐसी बात है दोस्त कि हम लगातार टेम्परेचर देते जा रहे हैं, तो बर्फ पानी में बदल रहा है और पानी गैस में बदल रहा है, और जब गैस में बदल गया दोस्त तो वातावरण में वो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। यानी वातावरण में स्वतंत्र होने का मतलब उनके पार्टिकल एक दूसरे से इतने दूर हो जाएंगे, इतने फ्री हो जाएंगे कि वो कहीं भी अपने वातावरण में विचरण कर सकते हैं। इन्हीं विचरण के चलते हमें कोई भी अगरबत्ती का सुगंध सूंघ पाते हैं। ये हमारा रहा क्रियाकलाप, अभी हमने किया जो उसका निष्कर्ष, हम उससे क्या क्या सीखें आप बखूबी अच्छे तरीके से समझें। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे हमारा यहाँ पर क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारा एक ये एनसीईआरटी का फैक्ट है दोस्त। ये क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। यानी कि कोई भी ठोस है, पहले हम गलनांक को समझते हैं दोस्त, गलनांक क्या है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मेल्टिंग को गलनांक कहते हैं इंग्लिश में, ध्यान सुनिएगा। गलनांक वह ताप है, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को जो हम बोल रहे हैं। गलनांक वह ताप है जिस ताप पे कोई भी ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है। ये ध्यान से सुनिएगा, गलनांक क्या है, तो जिस तापमान पे अब देखिए हम ठोस को बराबर देते जा रहे हैं, ताप देते जा रहे हैं, तो एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पर सभी ठोस बदलकर किसमें हो जाएंगे, द्रव अवस्था में। किसमें हो जाएंगे दोस्त, द्रव अवस्था में। तो वह जो ताप आएगा दोस्त, वह जो टेम्परेचर आएगा उसी को गलनांक कहेंगे। यानी कि जिस तापमान पे, ध्यान सुनिएगा, जिस तापमान पे कोई भी ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है उस तापमान को गलनांक तापमान यानी गलनांक कहा जाता है। आप समझ गए बखूबी गलनांक किसे कहा जाता है। और देखिएगा दोस्त, ये संगलन भी उसी को बोला जाता है, गलनांक को ही बोला जाता है। संगलन आपको जिस एग्जाम में आ गया कि संगलन को डिफाइन कीजिए, तो जो गलनांक जिसे कहते हैं वही संगलन है। मतलब संगलन का मतलब वही सेम कि जिस तापमान पर कोई भी ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे हम संगलन कहते हैं। अब देखिए एक नोट से क्या कह रहा है, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। यानी कि
देखिएगा दोस्त ध्यान से, एक आप बर्फ़ ले लीजिए और वहीं पर एक आप लोहे का टुकड़ा लीजिए, ये दोनों गलते हैं, ये दोनों गलते हैं, लेकिन इनका गलने का टेम्परेचर अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि जो बर्फ़ के आकर्षण बल का जो सामर्थ्य है दोस्त, सामर्थ्य का मतलब क्या, उसके अंदर जो कण हैं वो कितनी अच्छे तरीके से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, ये सामर्थ्य है। इसका मतलब ये क्या उसका दर्शा रहा है, सामर्थ्य को दर्शा रहा है। यानी कि जो बर्फ के कण के सामर्थ्य हैं वो देखेंगे कि आप बर्फ बहुत जल्द ही पिघल जाएगा अगर आप तुलना करेंगे आयरन के पिघलने से। अगर आप कोई भी आयरन को पिघलाएंगे तो उसके लिए काफ़ी टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है, लगभग 1500-1600 डिग्री सेल्सियस का जरूरत पड़ता होगा। कन्फर्म 1500 लगभग 1400 कुछ डिग्री का जरूरत पड़ता है लोहे को गलाने में। वहीं पर आप बात करेंगे कि बर्फ़ को, तो बर्फ़ लगभग 0 डिग्री के आसपास कि इस साइड में बर्फ होता है, लेकिन 0 डिग्री से जहाँ आगे थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलेगा उसको 0 डिग्री के पास वो गल जाएगा, बर्फ क्या हो जाएगा, गल जाएगा। यानी कि आप देखेंगे कि कहाँ एक पदार्थ 0 डिग्री सेल्सियस पर गल कर लिक्विड द्रव्य बन जा रहा है, और कहाँ एक पदार्थ जो लोहा है वो कहाँ 1500-1400 कुछ डिग्री सेल्सियस पर वो गल रहा है। यानी कि जो लोहे का कण है दोस्त, उसका जो ये सामर्थ्य है, उसके जो आकर्षण बल है वो काफ़ी मजबूत है। यानी कि ये कहने का इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि कोई भी गलनांक है वह यह दर्शाता है कि कोई भी ठोस पदार्थ हो, उसके जो कण हैं, उसके कण जो हैं उनके आकर्षण बल कितने मजबूत है, कितने उनके अंदर सामर्थ्य है। अब वहीं पर आपको दे दिया ठोस दे दिया जाए, बर्फ दे दिया जाए और वहीं आपको आयरन दे दिया जाए, तो इसमें सामर्थ्य बल किसका अधिक होगा, आकर्षण बल किसका अधिक होगा, तो लोहे का होगा। क्यों? क्योंकि लोहा जल्दी पिघलेगा नहीं, उसके लिए अधिक तापमान की जरूरत पड़ेगी। तो ये उसके बारे में ही बता रहा है। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है। अब देखिएगा ये कंसेप्ट एकदम अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ से 2 कंसेप्ट निकलता है दोस्त, हमारा यहाँ से 2 कंसेप्ट निकल कर आता है। यहाँ से हम 2 कंसेप्ट सीखने वाले हैं। क्या? एक संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा और एक वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ये क्या है आइए समझते हैं दोस्त। आगे समझते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। ध्यान से देखिएगा दोस्त। अब देखिए, कोई भी आप बर्फ को ही लेकर चलिए दोस्त। आप बर्फ को जब आप बर्नर से, प्रयोगशाला में आप देख रहे थे बर्नर से और उसमें थर्मामीटर डाला गया था, तो आप उसको बर्नर से आप तापमान लगातार दे रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, आप लगातार उसको क्या दे रहे थे, तापमान दे रहे थे। तो आप देखेंगे कि जो बर्फ़ है दोस्त, आप देखेंगे कि जो बर्फ़ है एक टेम्परेचर तक आकर, उस जो हम बार बार उसको टेम्परेचर तापमान दे रहे हैं, तो एक एज्यूम कर लीजिए एक कोई तापमान पर पहुंच गया, कोई एक फिक्स तापमान पर आ जाएगा। उसके पश्चात क्या होगा, उसके पश्चात वो तापमान आगे बढ़ेगा ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि आप लगातार उसको क्या कर रहे हैं, तापमान देते जा रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4 हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। हम मान लेते हैं ये बर्नर है, ये कोई भी बर्नर है, ये ताप दे रहा है, ये बीकर है, ये क्या है, बीकर है, ये इसमें ये ठोस है, कोई भी ठोस पदार्थ है। अब ध्यान से देखिएगा कि अब इसमें हम मान लीजिए कि 1 डिग्री दिए, 2 डिग्री दिए, 3 डिग्री दिए, 4 डिग्री दिए, 5 डिग्री दिए, इतना टेम्परेचर हम दे रहे हैं। अब इसके आगे देखिएगा कि टेम्परेचर आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इसके आगे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। तो आप देख रहे हैं दोस्त कि हम 1 डिग्री दे रहे हैं, लगातार हम टेम्परेचर देते जा रहे हैं, तो ये तो टेम्परेचर आगे बढ़ते जा रहे हैं, परंतु फिर आगे क्यों नहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है? क्यों? क्योंकि इसलिए कि जो इसमें ठोस अवस्था में जो पदार्थ है दोस्त, अब क्या कर रहा है कि सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ के कण हैं, उनके आकर्षण बल तोड़ने में लगे हुए हैं। इसके आगे टेम्परेचर हर पदार्थ का अलग अलग है दोस्त, एक बराबर नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिस तापमान पे बर्फ के सभी कण द्रव में बदल रहे हैं उसी तापमान पे लोहे के भी बदलेंगे। अभी हमने आपको बताया हर पदार्थ का अलग अलग गलनांक है, और इसी गलनांक के द्वारा दोस्त, इसी गलनांक के प्रोसेस में जब कोई भी पदार्थ
ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल रहा है तो एक फिक्स टेम्परेचर के बाद वो तापमान नहीं बढ़ता है। वो जो तापमान बढ़ रहा, आखिर अंततः वो तापमान तो हम लगातार दे रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं रहा है। वो तापमान कहाँ जा रहा है? वो तापमान, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों कणों के बीच में जो फोर्स है ना दोस्त, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों, समझा रहे हैं दोस्त, ध्यान से समझिएगा, इन दोनों कणों के, कोई भी पदार्थ हो, जब दो कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उनको ब्रेक करने के लिए वह टेम्परेचर वहां पर खत्म हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? ध्यान से सुनिएगा, वह टेम्परेचर इसके आगे तो बढ़ेगा लेकिन बढ़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जो अभी इन कणों के बीच, अभी जो इन कणों के बीच जो आकर्षण बल है इनको ब्रेक कर रहा है, इनको ब्रेक कर कर इनको जो कण है उनको फ्री करने का कोशिश कर रहा है। और यही टेम्परेचर जो आगे बढ़ रहा है परंतु दिख नहीं, आपको थर्मामीटर में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो जो उष्मा है, हम लगातार तापमान दे रहे हैं, वो गुप्त हो जा रहा है, मतलब छिप जा रहा है। कहाँ छिप जा रहा है? वो छिप जा रहा है। कहाँ छिप जा रहा है भाई? कहाँ छिप जा रहा है? वो दो पार्टिकलों के जो आकर्षण बल है उनको ब्रेक करने में। कहाँ? दो पार्टिकलों के कणों जो उनको फोर्स है उनको ब्रेक करने में वो छिप जा रहा है। तो यानी कि जो ये आप संगलन की प्रसुप्त उष्मा है दोस्त, ये वही उष्मा है कि जब हम कोई भी ठोस पदार्थ को, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ठोस पदार्थ को जब हम द्रव अवस्था में बदल रहे हैं, जो गलनांक का बिंदु आता है तो वहां पर तापमान बढ़ता नहीं है, क्योंकि वह तापमान हमारे कणों के बीच के जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने में लग जाते हैं। इस वजह से वहां पर उष्मा छिप जाता है, प्रसुप्त हो जाता है, मतलब कि आपको नहीं पता चलेगा कि वह उष्मा बढ़ रहा है, लेकिन अंततः वो क्या कर रहा है? उष्मा उसमें छिपा हुआ है। तो आइए हम इसे एक बार और अच्छे तरीके से अपने लैंग्वेज में समझते हैं। एक सेकंड दोस्त, देखिए, गलन की गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा होता है दोस्त, हमने अभी गलन समझा, गलन किसे कहते हैं। और गलन पर जब वो टेम्परेचर पर आएगा, जब उस टेम्परेचर का समय जब आएगा तो उससे आगे टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा लेकिन सभी पार्टिकलों को दूर कर देने के बाद, सभी पार्टिकलों को दूर कर देने के बाद, आइए समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए, इसको इंग्लिश में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश वर्ड को भी ध्यान में रखिएगा। गलन की गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा दो होता है दोस्त, एक गलन का होता है, एक वाष्पीकरण का होता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? गलन का। किसका पढ़ रहे हैं? गलन का। गलन और संगलन दोनों हम क्या बताए थे? एक है। तो ये समझते हैं, जब कोई ठोस पिघलकर तरल में बदलता है तो वो उष्मा ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे गलन की गुप्त उष्मा। वो क्या करता है? जब कोई भी ठोस पदार्थ है वो तरल में बदलने लगता है तो वो उष्मा को, जो और उष्मा आ रही है, वो अपना टेम्परेचर न बढ़ाकर क्या करता है? उसको सूखने लगता है। वो कहाँ सूखेगा? तो उन कणों के बीच के जो बॉन्ड होंगे उनके अंदर जो बल होगा उसको ब्रेक करने का कोशिश करेगा। ये हमने समझा संगलन की गुप्त उष्मा, अच्छे तरीके से हमने समझा दोस्त। आइए चलते हैं, अब समझते हैं वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। अब देखिए, अब ऐसा समझिए दोस्तों कि जो आपका ठोस है, ये ठोस है दोस्त, ये आपका ठोस है, इससे हम क्या दिए? इससे हम बराबर उष्मा दिए, इससे हम बराबर उष्मा दिए, और यहाँ पर आपका किस में बदल जा रहा है दोस्त? द्रव में। किस में बदल जा रहा है? द्रव में बदल जा रहा है। तो हम बराबर इसको अब क्या तापमान दिए हैं, और अब बदल गया, वो किस में बदल गया? द्रव में। अब टोटल जो ठोस था वो सभी द्रव में बदल गए। अब फिर से हम अपना तापमान है हम लगातार देते जा रहे हैं। अब देखेंगे कि जब कंप्लीटली पूरी तरीके से ठोस पदार्थ दोस्त तो द्रव में बदल जाता है तो आप देखेंगे फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उनके जो ठोस पदार्थ हैं उनके कणों के बीच में जो बल था वो लगभग सभी का टूट चुका है। तो अब छिपाएंगे कहाँ? अब नहीं छिपाएंगे। क्यों? अब सब टोटल टूटकर द्रव अवस्था में आ गए। तो अब जो टेम्परेचर है अब आपको लगेगा थर्मामीटर में बढ़ते हुए नजर आएगा। अब जो 5 था वो 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरह बढ़ते चलेगा। अब इसी तरह बढ़ते चलेगा दोस्त। अब क्या होगा? अब जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, उष्मा मिलेगा, तो अब जो पानी यानी द्रव का जो अवस्था है दोस्त, उनके जो कण हैं अब वो टूटना शुरू होंगे,
और एक समय ऐसा आएगा दोस्त, एक समय ऐसा आएगा कि वो एक ऐसा तापमान आएगा कि वहाँ के बाद द्रव अवस्था जो पदार्थ की है दोस्त, वो गैस अवस्था में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी दोस्त? गैस अवस्था में। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, अभी हम समझाने का कार्य कर रहे हैं। जब आप ये अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे तो हम इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से लिखवाएंगे। ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या, ठोस को बराबर अपना ताप ऊष्मा दिए थे तो वो द्रव में बदल गया था। अब द्रव को ऊष्मा बराबर दे रहे हैं तो अब किस में चेंज हो जाएगा दोस्त? वो गैस में। किस में चेंज हो जाएगा दोस्त? गैस में। अब यहाँ पर भी देखिए एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है दोस्त, एक ऐसा समय आ जाएगा दोस्त कि आप यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी आप देखेंगे दोस्त, तापमान बढ़ेगा ही नहीं, तापमान बढ़ेगा ही नहीं। और जब तापमान नहीं बढ़ेगा तो वो कहाँ जा रहा है? तो वो द्रव के कणों के बीच में, द्रव के जो कण है दोस्त, उनके आकर्षण बल को तोड़ेगा। कहाँ तोड़ेगा? उनके आकर्षण बल को तोड़ने में जुटा हुआ है, यानी छिप गया है। तो यहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। हमने पिछले स्लाइड में देखा संगलन की गुप्त ऊष्मा। जब ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदलती है तो वहाँ पर जब अवस्था बदलती है दोस्त, तो वहाँ पर तापमान छिप जाता है, तो उसको हम संगलन या गलन का गुप्त ऊष्मा कहें। और यहाँ पर जब द्रव अवस्था से गैस अवस्था में कोई भी पदार्थ जब बदल रहा है दोस्त, तो वहाँ पर जो तापमान छिप रहा है तो उसे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो अब आइए समझते हैं दोस्त अपने फॉर्म में। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, इसे हम इंग्लिश में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब पीछे जो हमने पढ़ा था उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए, जब कोई तरल वाष्प में बदलता है तो वो ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्यों अवशोषित करता है? हमने आपको बताया। अवशोषित करता है जिसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जहां अवशोषित करने का मतलब आ जाता है, समझ लीजिए वो तापमान को क्या कर रहा है? छिपा ले रहा है। वो आपको थर्मामीटर में नजर नहीं आएगा बढ़ते हुए, लेकिन उसका कार्य अलग तरीके से हो रहा है। ये हमने समझा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब देखिए दोस्त, एक क्रियाकलाप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। अभी हमने पिछले जो क्रियाकलाप, एक एनसीईआरटी का क्रियाकलाप नहीं छोड़ रहे हैं दोस्त, और एक फैक्ट नहीं छोड़, हर एक चीज़ तथ्य आपको लेकर चल रहे हैं। आइएगा देखिएगा, एक अमोनियम क्लोराइड कोई यौगिक है दोस्त, NH4Cl होता है। आप देखिएगा अमोनियम क्लोराइड है। अब देखिए ये क्या किया जा रहा है कि जैसे हम आपको बर्फ को लेकर आपको दिखाए थे क्रियाकलाप, उसी तरह एक बीकर में लेकर इसको अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया जा रहा है। और आप देखेंगे दोस्त कि ये गर्म करने के दौरान क्या होता है कि हमने अभी बर्फ को गर्म किया तो वो लिक्विड में चेंज हुआ, द्रव में चेंज हुआ, द्रव के बाद फिर गैस में गया। लेकिन अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा यौगिक है दोस्त, इसको यौगिक मतलब कंपाउंड, एक ऐसा यौगिक है, इसको हम अगर गर्म कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि ये द्रव में चेंज हो ही नहीं रहा है। ये ठोस अवस्था में आपको मिल जाएगा, लेकिन इसको गर्म आप कीजिएगा तो ये द्रव अवस्था इसको मिल ही नहीं रहा है, ये डायरेक्ट गैस अवस्था में पहुंच जा रहा है। समझ रहे हैं दोस्त मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि इसको जब गर्म किया जा रहा है अमोनियम क्लोराइड को, चाहे आप कपूर हो गया, कपूर को आप गर्म कीजिएगा, ठोस अवस्था में रहता है, आप पूजा में देखते होंगे ठोस अवस्था में रहता है दोस्त। उसको जैसे ही जलाते हैं तो कभी भी आपको उसका लिक्विड फॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि आप लिक्विड लिया कर नहीं कर सकते कि ये देखिए ये कपूर का लिक्विड है, नहीं मिलता है आपको देखने को दोस्त। आप कपूर को जलाइएगा, टेम्परेचर दीजिएगा, वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? जैसे आप ठोस को द्रव में बदल रहे हैं तो गलनांक कह रहे हैं, वहीं पर आप जब द्रव को गैस में बदल रहे हैं तो वाष्पीकरण कह रहे हैं। तो जब आप कोई भी पदार्थ जिसको हम गर्म कर रहे हैं दोस्त, तो वो डायरेक्ट गैस बन जा रहा है, ठोस अवस्था से डायरेक्ट क्या गैस बन जा रहा है, तो उससे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन। क्या कहते हैं दोस्त? उससे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन इंग्लिश में सब्लिमेशन। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। मतलब कि कोई भी ठोस पदार्थ को जब आप ताप देंगे तो वह द्रव अवस्था में न पहुंचकर वह डायरेक्ट गैस अवस्था में पहुंच जाए, उससे हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। और ये प्रक्रिया लेबोरेटरी में अमोनियम क्लोराइड को रख कर देखा गया और रुई से ऊपर बंद कर दिया गया है दोस्त, और इससे नीचे से टेम्परेचर दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो अमोनियम क्लोराइड है डायरेक्ट वाष्प में बदल जा रहा है। किस में बदल जा रहा है? डायरेक्ट वाष्प में बदल जा रहा है। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हम जाने ऊर्ध्वापातन को। अब देखिएगा दोस्त, ये उसी से संबंधित है। किसी पदार्थ का ठोस अवस्था
से सीधे गैसीय अवस्था में बिना द्रव अवस्था में बदले। बिना द्रव अवस्था में बदले परिवर्तन को ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कि कपूर या शुष्क बर्फ का वाष्प बनना है। शुष्क बर्फ किससे कहते हैं? ड्राई आइस। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है दोस्त उसका ठोस अवस्था होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका ठोस अवस्था में उसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। अब उसे अगर आप टेम्परेचर देंगे तो वो लिक्विड में नहीं चेंज होगा, वो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। आइए देखिए, थोड़ा थोड़ा पॉइंट है, इसको समझते हैं क्या कह रहा है। क्या है ऊर्ध्वापातन? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस में बदल जाता है। उदाहरण के लिए कपूर या नेपथलीन आप देख सकते हैं। आपके देखे होंगे ध्यान में तो आपके परिवार में कोई भी लोग यूज करते होंगे नेपथलीन, कपड़ों में रखते हैं। उनका अलग ही महक भी आता है, वाइट गोली वाली होती हैं सब, वो आप देख सकते हैं। या फिर आप देखेंगे किसी टॉयलेट या बेसिन में रखा जाता है नेपथलीन की जो एक जो टैबलेट रहता है वो रखा जाता है, तो वो नेपथलीन होता है। कपूर हो गया, नेपथलीन हो गया, कमरे के तापमान में सीधे ये क्या हो जाते हैं? डायरेक्ट वाष्प में बदल जाते हैं, लिक्विड में चेंज होते ही नहीं हैं। यह एक भौतिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना, यानी कि ये कह रहा है कि ये आप जो देख रहे हैं कि आप यह भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन जब होगा दोस्त तो हम उसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि रासायनिक, अभी हम भौतिक प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। रासायनिक परिवर्तन में उनके कोणों की साइज में बदलाव हो जाएगा, रंग रूप में बदलाव हो जाएगा, बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये आपको भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि हम वाष्प पुनः कपूर बना सकते हैं। अब आइए देखिए, समझते हैं दोस्त ऊर्ध्वापतन के उदाहरण। कुछ उदाहरण है, आप देख सकते हैं दोस्त, याद रख सकते हैं। एक सेकेंड। कुछ ऊर्ध्वापतन के आप देख सकते हैं दोस्त, कपूर हो गया, नेपथलीन हो गया, शुष्क बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, अभी हमने आपको बताया, अमोनियम क्लोराइड या आयोडीन, ये सब एग्जाम्पल है दोस्त। कभी आ जाए आपके एग्जाम में, या फिर आप लिख सकते हैं कपूर, नेपथलीन, शुष्क बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन गर्म करने पर ये डायरेक्ट गैस अवस्था में पहुँच जाएंगे। इनको कोई भी बीच में द्रव अवस्था का निर्माण नहीं होगा। ये देखिए दोस्त, ये आपके लिए एक टेबल है, ध्यान से समझिएगा। ये अभी जितना पढ़ा हमने उसका पूर्ण निचोड़ है दोस्त। एक बार देखिएगा, ठोस अवस्था कोई पदार्थ का ठोस अवस्था है, उसे हम ऊष्मा दे रहे हैं तो वो द्रव अवस्था में बदल गया। किस अवस्था में बदल गया? द्रव अवस्था में बदल गया। यही द्रव अवस्था है दोस्त, इसको ऊष्मा हम लगातार दिए जा रहे हैं तो वो गैस अवस्था में बदल गया। आप देख रहे हैं लगातार ऊष्मा देते जा रहे हैं तो किसमें? गैसीय अवस्था में। अगर यही हम गैसीय अवस्था जो है दोस्त, इसे हम शीतल यानी ठंडा प्रदान करेंगे तो ये आपको द्रव अवस्था में। अब देखिए, ये आप इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। कोई भी आप देखेंगे कि आप कोई भी बीकर ले लीजिएगा, पानी उबाल रहे हैं तो आप देखेंगे कि भाप निकल रहे हैं, उसको आप क्या कीजिए कि ढक्कन से ढक दीजिए। आप ढक देंगे दोस्त तो वो जो जिस बर्तन से ढके रहेंगे उस बर्तन में देखेंगे कि भाप लगे रहेंगे। अब उसको वहाँ से हटाकर आप किसी बर्तन में रख दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, वाष्प धीरे धीरे ठंडा होगा, और धीरे धीरे जैसे ही वो पानी का वाष्प ठंडा होते जाएगा तो वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा। किस अवस्था में बदल जाएगा? द्रव अवस्था में। उसी प्रकार अगर आप द्रव अवस्था को शीतल प्रदान करेंगे तो वो ठोस अवस्था में आ जाएगा। जैसे कि आप फ्रिज में कोई भी पानी रख दीजिए, ये पानी फ्रिज में रख रहे हैं तो मतलब वो शीतलता प्रदान कर रहे हैं, जैसे शीतलता प्रदान होगा वो ठोस अवस्था में आ जाएगा। ये हमारा पदार्थ की अवस्था कुछ इस प्रकार सर्कल में चलता है। मतलब ठोस ऊष्मा देंगे, द्रव अवस्था, द्रव को ऊष्मा देंगे, गैसीय अवस्था, गैसीय को शीतलन प्रदान करेंगे, शीतलता, द्रव अवस्था गैस को शीतल प्रदान करेंगे, द्रव अवस्था बन जाएगा, और द्रव को आप शीतल प्रदान करेंगे, ठोस अवस्था बन जाएगा। ये हमारा कंसेप्ट रहा दोस्त, पूरे अच्छे तरीके से तापमान पर आधारित। किसके आधार पर आधारित? कि कोई भी पदार्थ हो उसको हम ताप दे रहे हैं तो उसकी अवस्थाएं किस प्रकार बदल रही है, अभी हमने आपको ये सिखाया। अब चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्त, जहां बखूबी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि अभी जब दाब हम बदलते हैं, जैसे अभी हमने तापमान बदला तो पदार्थ की अवस्थाएं बखूबी आप देखें किस तरह चेंज होती जा रही हैं। उसी तरह क्या हम दाब की अवस्था, दाब को बदलेंगे, दाब कम करेंगे, अधिक करेंगे, बहुत अधिक करेंगे तो क्या पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होते हुए नजर आएगा? ये हम मिलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम ये समझेंगे। ये समझने से पहले हम नेक्स्ट क्लास में आपको अभी जितना आपको पढ़ाया दोस्त, तापमान पर आधारित क्या परिवर्तन देखने को मिला, उसको हम आपको नोट्स लिखवा देंगे अच्छे तरीके से। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।